अभी तक हमने किसी भी प्रबंधक द्वारा कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाता है, किसी भी संगठन या उपक्रम में कोई भी प्रबंधक अपना जो कार्य करना चाहता है वह कार्य किस प्रकार करना चाहता है, किस कुशलता से और प्रभावपूर्ण तरीके से उस कार्य को पूरा करेगा, यह बात हमने समझी। उसी के साथ में हमने समझा कि किसी कार्य को एक प्रबंधक द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, 5 कार्य किसी भी संगठन और उपक्रम के अंतर्गत किसी भी संगठन के लिए 5 कार्य किए जाते हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण। इन 5 कार्यों को जब वो करता है तो कौन सा कार्य यानी किस प्रकार से कार्य जो होंगे वो क्रिया कहलाएंगे और कौन से कार्य प्रक्रिया कहलाएंगे। यानी कि कौन सी स्थिति जब होगी किसी कार्य को करने के लिए क्रिया कहेंगे और किस प्रकार की स्थिति होगी उसे प्रक्रिया कहेंगे यानी प्रोसेसिंग कहेंगे। किसी कार्य को एक ही झटके से किया जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जब कोई कार्य को किया जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे। तो ये समझा था हमने। फिर हमने समझा था कि किसी भी संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, सभी कर्मचारी, उन्हें कितने भागों में अपन बांट सकते हैं। तो हमने समझा था कि किसी भी संगठन या उपक्रम में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें 2 भागों में अपन बांट सकते हैं, एक प्रबंधकीय और दूसरा अप्रबंधकीय। प्रबंधकीय का मतलब कि जिनको अपने संस्था में जाने पर, संगठन में जाने पर किन्हीं अन्य वस्तुओं का या अन्य लोगों का प्रबंध करना होता है, योजना बनानी होती है, उन्हें अपन प्रबंधकीय कर्मचारी कहते हैं। और अप्रबंधकीय का मतलब होता है कि वो जाते ही अपने कार्य में लग जाते हैं, उन्हें किन्हीं भी वस्तु का प्रबंध नहीं करना पड़ता है, उसे अपन क्या कहेंगे, अप्रबंधकीय कर्मचारी कहते हैं। फिर प्रबंधकीय कर्मचारियों का स्तर, किसी भी संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं प्रबंधकीय, जो दूसरों का प्रबंध करते हैं, उनके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर उच्च स्तरीय, दूसरा मध्य स्तरीय, फिर तीसरा निम्न स्तरीय। फिर प्रबंध के 5 कार्यों को अपन ने संक्षिप्त रूप से समझा था। उसके बाद में हमने प्रबंध की परिभाषाएं समझी, फिर प्रबंध की विशेषताएं समझी, प्रबंध के उद्देश्य हमने समझे। और आज का जो हमारा प्रकरण है, यानी जो चीज़ आज हम समझने वाले हैं, वो है प्रबंध के महत्व। इस प्रबंध के महत्व को समझ रहे हैं आज, तो ध्यान दीजिएगा। अब इधर आप एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, एनीथिंग यानी कि कोई भी क्रिया करने से अगर उसमें से प्रबंध घटा देते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। वो हमें क्या प्राप्त होगी, असफलता प्राप्त होगी। जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है उसमें अपन क्या हो जाएंगे, असफल। यानी कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर क्या हो गया, 0। तो ये जो समीकरण है, यह समीकरण ही किसी भी संस्था या किसी भी संगठन के प्रबंध का महत्व स्पष्ट करता है। यहाँ जो है एनीथिंग का अर्थ यह है सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो व्यवसायिक क्रियाएं हो, चाहे वो गैर व्यवसायिक, यानी व्यवसाय से संबंधित नहीं है। व्यवसाय जैसे कि घर चलाना, यह व्यवसाय से संबंधित नहीं है, गैर व्यवसायिक हो गया। पढ़ाई करना, ये गैर व्यवसायिक कार्य हो गया। और व्यवसायिक कार्य बिजनेस करना है ना, यानी कि एक जो छोटा सा व्यापारी पान की दुकान वाला है, वो पान की दुकान, चाहे वो व्यवसाय है उसका। आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में जो सब्जी बेचने वाला आता है, वो भी उसका क्या है, व्यवसाय। तो उसके लिए भी वो प्रबंध करेगा। और घर चलाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, आपको खेलने के लिए, जिसमें व्यवसाय संबंधित क्रिया नहीं की जाती है, उसे अपन गैर व्यवसायिक कहते हैं। तो सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो, इन सभी के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। यदि हम इन क्रियाओं का प्रबंध नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, शून्य प्राप्त होगा या हमें असफलता प्राप्त होगी। अतः प्रबंध का महत्व अपन निम्नलिखित बिंदुओं से, निम्नलिखित तथ्यों से अपन स्पष्ट कर सकते हैं। पहला का महत्व होगा इसका, प्रबंध जो होता है सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। एक बार वापस रिपीट करते हैं, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। सामूहिक उद्देश्य यानी कि सामूहिक उद्देश्य का मतलब ये हुआ उच्च स्तर से लगाकर निम्न स्तर तक, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, यानी कि प्रबंधकीय कर्मचारी और अप्रबंधकीय कर्मचारी, इन सब का सामूहिक प्रयास से ही किसी भी संगठन का
अपन जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो प्रबंध है वो उद्देश्य प्रधान क्रिया है। एक प्रबंधक उद्देश्यों की प्राप्ति में सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों, सभी व्यक्ति मतलब अभी बताया उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय और अप्रबंधकीय कर्मचारी, इन सभी के जो प्रयत्न करेंगे और सही निर्देशन में करने पर अपन क्या करेंगे, उद्देश्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। फिर प्रबंध से किसी भी संगठन की कार्य कुशलता बढ़ती है। अगर मैनेजमेंट वहां का सही है, नियोजन सही है, तो अपन की उसकी कार्य कुशलता अवश्य ही बढ़ेगी। प्रबंधक का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन, संगठन नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण के माध्यम से वहां के यूनिट की लागत जो होगी, व्यवसायिक संस्था होगी तो उसकी जो कॉस्ट होगी, यूनिट कॉस्ट होगी, उस लागत को कम किया जाएगा और उसके साथ साथ में ही उत्पादकता को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तथा एक प्रबंधक किसी भी संस्था के सभी संसाधन जहाँ वो होते हैं, मानव संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वो मानव संसाधन होता है। तो मानव संसाधन, मशीन, माल व धन, जिसको वित्त बोलते हैं, का कुशलतम उपयोग करके अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पांचों कार्यों के साथ साथ में ही किसी भी प्रबंधक को वहां कार्य करने वाले व्यक्तियों का, वहां पर कार्यरत मशीनों का, अपने रॉ मटेरियल का अपव्यय नहीं होना चाहिए। उस रॉ मटेरियल को आगे अपन समझ चुके हैं, कुशलता के साथ उपयोग करना। जो वित्त लगाया है, जो धन है, उसका भी अपन को कुशलतम उपयोग करेंगे। जब कुशलतम उपयोग करेंगे तो हमें निश्चित रूप से उस संगठन के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता रहेगी और व्यक्तियों की कार्य कुशलता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तीसरा बिंदु है, प्रबंधक गतिशील संगठन तैयार करता है। निरंतर रूप से प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। जैसे कि हमारे विद्यालय, आज कोरोना काल के अंतर्गत भी हम ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन आपके पास में वीडियो आ रहे हैं, जूम क्लासेस लग रही है, मोहल्ला विद्यालय चल रहे हैं। तो यह वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन। इस वातावरण परिवर्तन, पहले अपन ऑफलाइन कक्ष में आमने सामने रहते थे, आई कांटेक्ट हमारा होता रहता था, उस वातावरण में अपन काम करते थे। किंतु आज वातावरण क्या हो गया, बदल गया। तो उस बदले हुए वातावरण में भी उसे काम करना पड़ता है। तो बदलते वातावरण का सामना करने के लिए भी किसी भी उपक्रम में, किसी भी संगठन में अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, लेकिन सबसे विशेष, अब ध्यान देना, लेकिन प्राय देखा जाता है कि किसी भी प्रकार का, किसी संगठन के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का कर्मचारी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। प्रबंधक परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को परिचित कराकर विरोध को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जैसे कि सामान्य सा मोहल्ले विद्यालय में आपके जो पेरेंट्स है वो आपको भेजने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, है ना, कि भाई कोरोना हो जाएगा ये। तो अगर आप वहाँ नहीं आओगे मोहल्ला विद्यालय के अंतर्गत, तो आपका और हमारा आई कांटेक्ट, मैंने आपको वीडियो भेजा, आपको कोई समस्या हुई तो आप किस प्रकार से उसे हल करेंगे। किंतु अगर आप मोहल्ले विद्यालय के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ तुरंत आप अपनी समस्या अपने आचार्य जी से या दीदी से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और तुरंत ही उस चीज़ का क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। आप निरंतर उनसे संपर्क में रहेंगे तो आप में भी उत्साह रहेगा, पढ़ाई करने का भी आप में क्या होगा, उत्साह होगा। तो ये जो विरोध होगा, उसी प्रकार कर्मचारियों का विरोध भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है कि उससे क्या लाभ होना। एक बार निश्चित रूप से आप सोच लेना कि इस बार 2021-22 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अवश्य होगी। तो इस वातावरण में जब आपके मोहल्ला विद्यालय लग रहे हैं तो आपको मोहल्ले विद्यालय में जाना है। आप लोगों को आपके जो वीडियोस आते हैं उनको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक वीडियोस देखने हैं, आपको गृह कार्य भी करना है। फिर चौथा बिंदु, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सहायक होता है। आप संगठन के अंतर्गत, संगठन के उद्देश्य तो ही है, संगठन के साथ में मिलकर कार्य कर ही रहे हैं,
किंतु उस संगठन में जब आप कार्य करते हैं तो उसके साथ साथ में आपके स्वयं के भी कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। उन व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पूरा करने के लिए प्रबंध क्या होता है, सहायक होता है। प्रबंधक जो होता है अपनी टीम को इस प्रकार प्रोत्साहित करता है, अभिप्रेरित करता है, उसका नेतृत्व करता है कि प्रत्येक संगठन, प्रत्येक सदस्य का संगठन के कुल उद्देश्य, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उसमें अपना योगदान देते हुए व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करता है। प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए उचित पारिश्रमिक, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उचित पारिश्रमिक, यानी उसे वेतन, आप जिस वेतन पर लगे हुए हैं उस क्या चाहेंगे, आप उस वेतन में निरंतर रूप से आपकी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जब निरंतर रूप से वृद्धि क्यों करेंगे, संगठन आपको वेतन ज्यादा क्यों देगा, जब आप अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए भी पारिश्रमिक क्या होता है, अनिवार्य होता है। फिर लाभ में हिस्सा, बोनस इत्यादि देना, लाभ में हिस्सा, अगर किसी संगठन या संस्था को लाभ होता है तो उस लाभ का कुछ हिस्सा भी क्या करना चाहिए, अपने कर्मचारियों को देना चाहिए। प्रबंध में भागीदारी, उसे दायित्वपूर्ण कार्यों को सौंपना, जिससे कि जब दायित्वपूर्ण कार्य दिए जाएंगे तो वह उससे अभिप्रेरित होगा कि संगठन का उसके ऊपर विश्वास है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को उसको दिया जा रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, अच्छा कार्य करेगा। अच्छा कार्य करने का संगठन का उद्देश्य पूरा होगा और उसे वो कार्य करने से उसका व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरा होगा, उसे उसका ज्ञान भी होगा, उस कार्य का ज्ञान भी होगा। तो पदोन्नति भी करना, साथ साथ में समय समय पर उसे ऊपर की पद देते रहना, आगे बढ़ाते रहना, तो ये प्राप्त करना चाहता है। तो व्यक्ति क्या करना चाहता है, किसी भी संस्था के उचित पारिश्रमिक चाहता है, लाभ में हिस्सा चाहता है, प्रबंध में भागीदारी चाहता है और पदोन्नति चाहता है। तो ये सब चीजें उसे प्राप्त होगी तो उनके जो ये उद्देश्य है वो तभी पूरे हो सकेंगे जब वह अपनी पूरी क्षमता के साथ में, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए उस कार्य को पूरा करें। तो प्रबंधक कर्मचारियों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या जाते हुए काम करना शुरू कर देगा अपनी कुशलता, उसे प्रबंधकों को समय समय पर अपने कर्मचारियों को मोटिव करना होगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा। अभिप्रेरित जो किया जाएगा वो दो प्रकार से होता है, एक वित्तीय होता है और एक अवित्तीय होता है। तो वित्तीय के अंतर्गत जिसको व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, किसी की अच्छे पद पर है और सैलरी सफिशिएंट है उसकी, तो उसे बाइक दे दी जाती है, कार दे दी जाती है, आने जाने के लिए उसके लिए अलग से कैबिन बना दिया जाता है। तो इससे भी वो व्यक्ति क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। तो प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके अच्छा नेतृत्व प्रदान करके, जैसा नेता होता है वैसे ही उसके कर्मचारी होते हैं। आपने देखा होगा, भी मैं बात कर रहा हूं कि आज से 2014 से पहले भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। आज अपने प्रधानमंत्री जो न खाते हैं न खाने देते हैं, तो भ्रष्टाचार की कमी आ गई है इसके अंतर्गत। तो जैसा नेता होगा उसी प्रकार के, आप लोग कई फोटोज़ देखते हैं कि बराक ओबामा के साथ में मनमोहन सिंह जी पीछे चल रहे थे और अभी जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, उसके साथ साथ चल रहे हैं और उससे आगे चल रहे हैं। तो जैसा नेता है तो अपन को गर्व महसूस होता है कि हमारा प्रधानमंत्री किस प्रकार का है। तो जैसा हमारा नेता होगा उसी प्रकार की प्रजा होगी, यानी जैसा किसी संगठन में नेता होते हैं, जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, उसी प्रकार के कर्मचारी होते हैं। जैसे कि अपने जोधपुर का लक्ष्मी उद्योग का ही मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। लक्ष्मी उद्योग के मालिक भी क्या होते हैं, वहाँ के यूनिफॉर्म्स में आते हैं, तो वहाँ के यूनिफॉर्म्स में मालिक भी आते हैं, तो उसके लिए उसके बाद के कर्मचारी भी सभी क्या होते हैं, यूनिफॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। टाइम के पंचुअल है। आप किसी सैन्य क्षेत्र में चले जाओगे तो वहाँ लिखा होगा हेलमेट अनिवार्य, तो वहाँ पे बड़े से बड़े अधिकारी भी अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, तो हेलमेट से ही उन लगाने पर उनको एंट्री दी जाएगी। तो वहाँ पर जितने भी सैनिक उस क्षेत्र में रहते हैं तो आने जाने के लिए वो हेलमेट, चाहे हेलमेट का प्रयोग करेंगे, यूँ नहीं हाथ में, अपने जैसे जोधपुर की सड़कों पर अपन देखते हैं कि हेलमेट अपने हाथों में डालकर चलाते हैं, ऐसा नहीं संभव होगा। यानी जैसा नेता होगा वैसे ही क्या हो जाएंगे, कर्मचारी हो जाएंगे। तो उन कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित करके, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके, और सबसे महत्वपूर्ण खुला संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब जो मैं आपको कह रहा हूं वो बात आप समझ रहे हैं और आप जो मुझे कह रहे हैं वो समझ रहे हैं। हम एक दूसरे को औपचारिक बातचीत नहीं, अनौपचारिक बातचीत, अनौपचारिक खुले तरीके से, आपकी कोई समस्या है
तुरंत अपने नेता को, अपने सुपरवाइजर को, अपने प्रधानाचार्य जी को वो बात बतानी और उनके द्वारा भी तुरंत सटीक आपको जवाब देना। तो इससे भी क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है, इससे योग्य बनाता है, जिसके फलस्वरूप वे अपना व्यक्तिगत उद्देश्य क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा बिंदु, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। प्रबंध के समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व, क्योंकि जो संगठन होता है वो संगठन किससे प्राप्त करता है, समाज से प्राप्त करता है। आज आपको कार्य करने वाले व्यक्ति है तो वह लोकल प्राप्त होंगे, आपको अप्रबंधकीय कर्मचारी होंगे जो उस क्षेत्र के, उस आपके संगठन, उस उपक्रम में आसपास में रहने वाले लोग आपको प्राप्त होंगे। उन लोगों से मशीनें आपको वहां से प्राप्त होती, रॉ मटेरियल आपको वहां से प्राप्त होता है, वित्त वहां के बैंकों से आपको वित्त की व्यवस्था आपके पास होती है। तो यानी कि जो भी आप प्राप्त कर रहा है संगठन, वो कहां से प्राप्त कर रहा है, समाज से प्राप्त कर रहा है। और जो समाज से प्राप्त करता है तो किसी भी संगठन के प्रबंध का ये उद्देश्य बन जाता है, ये कार्य बन जाता है, ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह समाज के लिए भी कुछ करे। तो उसी संगठन का प्रबंधक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। मुख्य रूप से किसी भी संगठन और उपक्रम के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण। वहां पर रहने वाले लोगों को उस संगठन से क्या फायदा होना चाहिए कि उन्हें रोजगार वहां सहज उपलब्ध हो जाना चाहिए। वातावरण को दूषित होने से बचाना, केमिकल्स की फैक्ट्रियां हैं जो पानी का रीट्रीटमेंट करें और फिर पानी छोड़ें, नहीं तो वैसे पानी छोड़ने पर, केमिकल पानी छोड़ने पर खेती क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो प्रत्येक संगठन और उपक्रम का ये उत्तरदायित्व बनता है कि अपने ही फैक्ट्री क्षेत्र के अंतर्गत, अपने उपक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के प्लांट्स लगाएं जिससे कि वातावरण दूषित नहीं हो, है ना। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी अभिप्रेरित करें, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। और लगाने से काम नहीं, उन्हें समय समय पर पानी देना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना, ये भी कार्य है जिससे कि वो 4-5 साल में बड़े हो जाए और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने लग जाए। आज कोरोना काल में हमें ये पता चला कि पेड़ पौधों की कितनी हमें आवश्यकता है। पेड़ पौधे अगर काट दिए तो हमें ऑक्सीजन, आज कोरोना का मतलब ही क्या है, उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाना, अर्थात वातावरण को दूषित होने से बचाना। अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण। जो आप वस्तुएं बना रहे हैं वो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यानी उसका उपयोग करने से जो आपका ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, जो उस वस्तु का उपयोग करने वाला है, उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे, और उसके साथ साथ में ही उसका मूल्य भी जो रखा जाता है वो उचित मूल्य होना चाहिए। तो आप लोगों को प्रबंध के ये बिंदु आपको समझ में आए होंगे, 5 बिंदु। पहला बिंदु है प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। दूसरा, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। तीसरा, प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। चौथा, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। वह 5वां बिंदु, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। अब अपन 2 एक क्रियात्मक क्वेश्चंस करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक मिस्टर राम एक कंपनी में बिक्री प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, कार्य कर रहा है। तो गत वर्ष में उनका बिक्री लक्ष्य जो था 18,000 यूनिट था, उसे 18,000 यूनिट से बढ़ाकर 20,000 इकाई कर दिया गया। और इसे उन्होंने, जो मिस्टर राम थे उस कंपनी के प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक, उन्होंने उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को बड़े आसानी से पूरा कर लिया। किंतु उन्होंने इसे पूरा करने के लिए अपना जो विज्ञापन खर्च है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसे क्या कर दिया, दुगना कर दिया। यूनिट कितनी बढ़ाई, 18,000 से 20,000, यानी कि 2,000 यूनिट बढ़ाई। और विज्ञापन खर्च कितना कर दिया, जस्ट डबल कर लिया, या 95% तक कर दिया। तो अब ये क्या प्रश्न बनता है, क्या बिक्री प्रबंधक के रूप में मिस्टर राम ने अपना कार्य जो है वो कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से पूरा किया क्या? आप सोचिए उसको। यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो कैसे? डबल कर लिया, यूनिट कितनी बढ़ रही है, 2, और खर्चा उन्होंने कितना बढ़ा दिया, डबल कर दिया। तो अपन यह कह सकते हैं कि नहीं, उन्होंने अपना जो कार्य है वह प्रभावपूर्ण कुशलता से तो पूरा कर दिया। 18,000 की जगह पर उन्होंने 20,000 यूनिट का उत्पादन कर लिया, किंतु उन्होंने खर्चा क्या कर दिया, ज़्यादा कर लिया।
अतः हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर राम ने अपना कार्य जो है वो प्रभावपूर्णता से तो किया, लेकिन कुशलता से नहीं किया, क्योंकि उसने उद्देश्य प्राप्ति में अत्यधिक विज्ञापन लागतों पर की। समझ में आया होगा। दूसरा अपनी इस प्रश्न है, क्या एक विद्यालय, एक क्लब, एक रेस्टोरेंट व एक स्टील प्लांट, चार आपको बताया, विद्यालय, क्लब, रेस्टोरेंट और स्टील प्लांट में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण, ये पांचों कार्य, इनमें कोई अंतर है क्या? यह घटना प्रबंध की कौन सी विशेषता से संबंधित है? तो विभिन्न संगठनों में प्रबंध के कार्यों, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले तीसरे लेसन से आपकी पुस्तक के, ये नियोजन खुद एक लेसन है, संगठन का खुद का एक लेसन है, नियुक्तिकरण का खुद का एक लेसन है, निर्देशन का एक लेसन है और नियंत्रण का, ये 30 नंबर के बनते हैं। इसलिए इनको ध्यानपूर्वक से समझना है आपको। तो व्यवसायिक चाहे गैर व्यवसायिक, विद्यालय जो है गैर व्यवसायिक है, क्लब जो है गैर व्यवसायिक, रेस्टोरेंट व्यवसायिक है और स्टील प्लांट भी क्या है? व्यवसायिक है। तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को लेकर कोई इनमें अंतर नहीं है। हम दूसरे शब्दों में इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रबंध के सभी कार्य, जो सभी कार्य है, विभिन्न प्रकार के संगठन, चाहे व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यावसायिक, समान रूप से पूरे किए जाते हैं। अतः ये घटना जो उपरोक्त दी गई है, उस घटना की एक विशेषता है कि इसका सर्वव्यापक होना। प्रबंध क्या है? सर्वव्यापक है, इससे संबंधित है, चाहे व्यवसायिक है और चाहे गैर व्यवसायिक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। गृह कार्य के अंतर्गत आप 3 क्वेश्चन करेंगे। प्रबंध बहुआयामी है, वर्णन कीजिए। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष शून्य बचता है। इस कथन के संबंध में प्रबंध का महत्व को समझाना है आपको। एक उपक्रम या संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रबंध क्यों आवश्यक है और कैसे आवश्यक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। अगली जो कक्षा लगेगी उसके अंतर्गत हम ये समझेंगे प्रबंध कला है या विज्ञान। इस चीज को आप पढ़ के रखना। धन्यवाद।